बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 262 पॉइंट गिरा। बैंक शेयरों पर भारी दबाव। 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा बाजार। 31 जनवरी तक इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 33% बढ़ा। सरकार को टैक्स कलेक्शन का टारगेट हासिल होने का भरोसा। डिफरेंशियल प्राइसिंग के नियमों की अनदेखी करने वालों को टीआरएआई की कड़ी चेतावनी। टेलीकॉम कंपनियों से डेटा प्लान की समीक्षा के लिए कहा। बजट में नेशनल गोल्ड पॉलिसी का हो सकता है ऐलान। देश में बनेगा गोल्ड बोर्ड। गोल्ड इंपोर्ट पर आ सकती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। विजय माल्या ने एक बार फिर किया पेमेंट में डिफॉल्ट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को नहीं चुका पाए $13.5 करोड़। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा चेकअप करने रोज हम लेकर आते हैं आपका पर्सनल फाइनेंस शो योर मनी। आपकी जिम्मेदारियों से लेकर हर सपने की प्लानिंग होती है यहाँ। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। कितनी जायज है म्यूचुअल फंड डिस्क्लेमर में बदलाव की मांग। क्या है डेबिट कार्ड में लिमिट तय करने के फायदे और कैसे बचेंगे आपके पैसे। रिटायरमेंट की प्लानिंग कब से करें शुरू। और आज इन तमाम मुद्दों को हमारे साथ समझने के लिए हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन आपने अक्सर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के एड में सुनी होगी, लेकिन अब एमसी ने सेबी को चिट्ठी लिखी है कि मार्केट रिस्क के बजाय मार्केट वॉलेटिलिटी जैसे शब्द का उपयोग किया जाए इस डिस्क्लेमर में। लेकिन सेबी ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। लेकिन ये बदलाव एक निवेशक के नजरिए से कैसे होगा, इसी को हम समझते हैं। तो हर्ष, अक्सर हम कहते हैं कि इन तमाम तरह के निवेश में इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी बहुत रिस्क तो होती ही है, लेकिन इस तरह के बदलाव से क्या हम इन्वेस्टर को डरा रहे हैं या उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं या उन्हें आगाह कर रहे हैं? किस तरह का मैसेज एक इन्वेस्टर को जाएगा? कविता, आपने सही कहा कि हर इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट है, कोई भी एवेन्यू हो, उसमें कोई ना कोई तरह का रिस्क होता है। अगर आप इक्विटी मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं तो आपको जो इनहेरेंट फीचर है इक्विटी मार्केट का वो है कि वॉलेटाइल रहता है। बिल्कुल। वो सही है एक्चुअली। अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट्स अगर वॉलेटाइल नहीं हो और सिर्फ एक दिशा में ही जाते रहे, जो है ऊपर की तरफ, तो मार्केट नहीं बनता उसकी तरफ। बिल्कुल। अगर आपको देखना होगा कि जो भी इक्विटी मार्केट है वो रिएक्ट करता है कोई डेवलपमेंट्स को लेकर। अगर मार्केट की एक बुरा फेस चल रहा है तो आपको भाव नीचे भी गिरे हुए मिलेंगे कई अच्छी कंपनीज के। अगर कोई अच्छी फेवरेबल न्यूज आती है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इंपैक्ट करती है कोई पर्टिकुलर सेक्टर को, तो उसकी कंपनी के भाव में आप बढ़त भी देखेंगे। सो यही जो वॉलेटिलिटी है ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देती है और ये आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है और आपको वेल्थ क्रिएशन का भी एक अपॉर्चुनिटी देती है। अब रिस्क क्या है इसमें? अगर हम रिस्क का जो डेफिनेशन समझे, सो व्हाट इज रिस्क? रिस्क का जो डेफिनेशन वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स डिविएशन फ्रॉम अ डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब आप जो चाहते थे वो नहीं होना और क्या पॉसिबिलिटी के जो आप चाहते वो नहीं हो और क्या फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करते हैं। तो जब हम एक डिस्क्लेमर देते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो मार्केट के रिस्क क्या है? मार्केट इज एक्चुअली अ वॉलेटाइल मार्केट। बिल्कुल। तो वो तो उनका फीचर ही है। सो अगर आप इसे चेंज करके बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी, तो देयर इज नथिंग, यानी उतार चढ़ाव रहेगा। रिस्क से एक तरह से ये समझ में आता है कि जो मैंने निवेश किया है, जो मैंने पैसे लगाए हैं, वो हो सकता है कि उनमें मुझे नुकसान हो जाए, मुझे वो पैसे मिले ही नहीं, मैं घाटे में आ जाऊं। तो वो तो इनहेरेंट फीचर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ना। अगर आप उसी को अगर एक डरावना शब्द बना के अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो आप सोचिए उसका इंपैक्ट कैसे होता है। आप जब एक्चुअली डिस्क्लेमर का पर्पस क्या है कि आप एक इन्वेस्टर को एक आगाह करना चाहते हैं कि आप उसे डराना चाहते हैं। अब अगर आप फिक्स डिपॉजिट में अगर आप बात करते हैं, फिक्स डिपॉजिट एक प्रोडक्ट, उसमें भी रिस्क होते हैं। अगर हम बोले कि इन्फ्लेशनरी रिस्क तो होता ही है। एब्सोल्यूट। डिफॉल्ट रिस्क शायद नहीं हो अगर आपने अच्छी बैंक में किया है, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन रिस्क होता है। जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता है। एब्सोल्युटली। सो आप एक एफडी की जो रिसीट होती है उसके नीचे आप लिखते हैं कि बैंक फिक्स डिपॉजिट आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क, आप नहीं लिखते हैं वो। सो व्हाट इज रिस्क? रिस्क अपने बिहेवियर में, जब हम मार्केट के रिलेटेड में बात करते हैं, वॉलेटिलिटी तो मार्केट का इनहेरेंट फीचर है। हम वॉलेटिलिटी कंटेन करने की बात नहीं कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं कि आप उसे सही तरीके से यूज करें। जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर का बिहेवियर है जो उसे रिस्क पे एवर्स करता है। उदाहरण के तौर पे हमने देखा जब मार्केट बहुत तेज होता है, जब पीक पे होता है, तब हम देखा इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करते हैं, और जब गिर जाता है तब इन्वेस्टर निकल जाते हैं। उल्टा होना चाहिए, जब मार्केट नीचे है तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जब ऊंचा हो तो आपको बेचना चाहिए। तो ये मार्केट के वॉलेटिलिटी का रिस्क नहीं है, रिस्क अपने बिहेवियर का, कि हम कब अंदर आते हैं और कब मार्केट से बाहर जाते हैं। आइडियल सिचुएशन में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट वोलेटिलिटी, वो सही है। बिल्कुल। हाउ डू यू राइड द वोलेटिलिटी, आप वो वोलेटिलिटी कैसे यूज करते हैं अपने फेवर में, ये आपके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पे डील करता है। और आप अगर रिस्क वर्ड यूज करते हैं, रिस्क वर्ड यूजुअली एक डर के तरफ लेके जाता है इंसान को। तो आप अगर पहले से ही बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आपने पहले ही एक नेगेटिव इंप्रेशन एक इन्वेस्टर के माइंड में डाल दिया है और उसको एक बता दिया है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं, या मुझे फैसला अगर लेना हो निवेश करने का, तो मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर फिर क्या होगा? एक अल्टीमेट डिस्क्लेमर में कोई टेक अवे नहीं है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि निवेश जोखिम भरा हो सकता है, तो मैं या तो निवेश करूंगी या तो नहीं करूंगी। अगर यहाँ पे कहेंगे कि ये वॉलेटाइल है, तो एज एन इन्वेस्टर मैं कैसे निर्णय ले पाऊं? इसी के लिए अगर हम देखें तो सेबी ने एक बहुत अच्छा एक दूसरा ऑप्शन भी निकाल रखा है, वो है कि कलर कोडिंग। बिल्कुल। कोई भी स्कीम के साथ में आप उसे कलर कोडिंग करते हैं कि ये जो रिस्क पैरामीटर पे, जो वोलेटिलिटी पैरामीटर है या जो जोखिम हम बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार के निवेशक के लिए ठीक है, तो उसे हमने देखा है कलर कोडिंग दे रखी है, हर प्रोडक्ट पर है। आपको वो प्रोडक्ट कितना वोलेटाइल है वो आपको कोडिंग की वजह से पता चल सकता है, और कितना ये नॉन वोलेटाइल है। वो कोडिंग अगर आप देखेंगे तो दैट गिव्स यू, वो एक आपको एक स्पेसिफिक आपको बताता है उस स्कीम के बारे में और वो एसेट क्लास के बारे में। एक सिंपल डिस्क्लेमर दे देना, इस तरह का डरावना कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये एक हिंड्रेंस बन जाता है फ्रॉम अ फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव। आदमी सोचना भी नहीं चाहता। अगर आप जैसे अगर स्काई डाइविंग करते हैं तो आपको एक डिस्क्लेमर देता है अगर कुछ होगा, हमने सारी सारी सेफ्टी पैरामीटर्स को फुलफिल किया है, लेकिन आपको कुछ होगा जिम्मेदारी आपकी होगी। बिल्कुल। और एक है कि आप डिस्क्लेमर ऐसे लिखते हैं कि स्काई डाइविंग गिरने से आदमी मर भी सकता है। हाँ। तो कोई उस पर चढ़ेगा ही नहीं, मतलब क्योंकि आपने शुरू ही वो लाइन नेगेटिव की है कि इसमें चढ़ने से तो आपको डेफिनेटली आपको नुकसान होने ही वाला है। क्लियरली। तो हम कह सकते हैं कि एक निवेशक के लिहाज से इस तरह की क्लैरिटी अगर डिस्क्लेमर में आती है तो फायदेमंद होगा, लेकिन हमें ये देखना अब जरूरी है कि एमफी की इस बात पर सेबी क्या अपना जवाब देता है, उसके लिए फिलहाल समय लगेगा। लेकिन अगर निवेशक के लिहाज से हम देखें तो म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल पाएगी। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं, जो कि है डेबिट कार्ड में धोखाधड़ी का। अचानक अगर आपको एसएमएस आए कि आपके अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम निकाल ली गई है, आप बस सोच ही रहे हैं कि ये हुआ कैसे और आपका कार्ड आपके पास है या नहीं, इतने में एक और एसएमएस आता है बड़े विड्रॉल का। डेबिट कार्ड की इसी तरह की धोखेबाजी से बचने के लिए आपके पास अब कई सारे विकल्प भी मौजूद हो गए हैं और इसी पर हम करेंगे चर्चा योर मनी में आज। इस तरह के ट्रांजैक्शंस हम चूंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बहुत ज्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है, तो ऐसे धोखेबाजी के किस्से लगातार आते रहते हैं। अगर हम इनसे एहतियात बरतने की बात करें या इनसे बचने की बात करें तो किस तरह के कदम बैंकों ने उठाए हैं अपनी तरफ से? अगर कविता हम पहले तो समझे ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत सैवी होना जरूरी है अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है कि क्या ये सेफ है या नहीं। एब्सोल्युटली। तो हम अगर सेफ्टी की बात करें, पहले अगर हमने देखा पहला स्टेप जो आरबीआई ने लिया है, जो रिजर्व बैंक ने लिया है, बहुत ही अच्छा स्टेप है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन कर दिया है कि आपके कार्ड पे जो आपके इन्फॉर्मेशन जो सीवीवी नंबर है आप वो फीड करते हैं और जब आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो आपको एक और पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। या तो वो आपका पिन होगा जो आप अगर एटीएम में स्वाइप कर रहे हैं या कोई ओवर द काउंटर कोई सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या आपको एक ओटीपी दिया जाएगा, द वन टाइम पासवर्ड, या आपके पास एक पहले से निर्धारित एक पासवर्ड है ऑनलाइन आपका ट्रांजैक्शंस के लिए, तो आप वो पासवर्ड के साथ अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो वेरीफाइड बाय वीजा या ऐसा कोई पासवर्ड आता है। सो ये टू वे वेरिफिकेशन जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें से आपका जो पहला डर है कि आपका कार्ड अगर खो जाता है तो फिर भी कोई ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता अनलेस ही हैज योर मोबाइल फोन, तो जिसपे ओटीपी आता है या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है। तो ये तो हो गया जो रेगुलेटरी जो स्टेप लिए गए हैं। सेकेंड, जो आप खुद कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आपको एक स्टॉप लॉस एक वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं, तो अगर आपका डेबिट कार्ड है या आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप उसमें एक सब लिमिट सेट कर सकते हैं कि पर डे
मैं एक एक्स अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ही कर सकेंगे, विच इज 5,000 या 10,000। तो अगर आप जानते हैं कि एक बार आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, सो वो लिमिट कर दिया जाता है 5,000 पे। अगर आपने 5,000 की लिमिट की है या 10,000 रुपए, यानी आपकी यूसेज प्रतिदिन उतनी लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। दैट इज द इनिशियली, जब आप शुरू करते हैं तो आप एक लिमिट सेट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई कारण से आपको ये लिमिट चेंज करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले सोचा कि मुझे 5,000 से ज्यादा कोई खर्चा करना नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज आपको खरीदनी है जो 5,000 से ज्यादा जाती है, तो आप नेट बैंकिंग सुविधा में आप लॉग इन करके वो लिमिट खुद ही चेंज कर सकते हैं, या आप फोन बैंकिंग पे अपने बैंक को फोन करके बोल सकते हैं लिमिट जो पहले थी वो आप अभी चेंज करके दूसरी कर दीजिए। सो इसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर हम देखें, कई कार्ड्स ये भी ऑफर देते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते इंटरनेट पे। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो पहले आप लॉग इन करके उसे एक्टिवेट करिए। सो आप उसे एक्टिवेट करते हैं और वो जो आप एक्टिवेट करते हैं वो 24 घंटे तक वैलिड रहता है। 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी बंद हो जाती है। फिर आपको फिर से करना है तो वहां पे जाके आपको एक्टिवेट करना है। तो एक चीज है कि अगर आपके पासवर्ड किसी के पास है तो भी वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लॉग इन में आपने उसे डीएक्टिवेट कर रखा है। साथ ही क्या मैं मर्चेंट्स को या जहां पे मैं खरीदारी करती हूं उसकी लिस्ट को भी क्या मैं सीमित करके अपने बैंक के साथ शेयर कर सकती हूं कि मैं इन्हीं दुकानों में जाके खरीदारी करूंगी और अगर ट्रांजैक्शन यहां से आता है तभी आप इसे एक्सेप्ट करें? क्या इस तरह की भी कोई सुविधा? नो, इनफैक्ट अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज जरूर हो सकता है कि आप ऐसे मर्चेंट्स के नाम स्पेसिफिकली, आई डोंट नो वेदर एक बैंकिंग पार्लांस में इतने बड़े पॉपुलेशन के साथ आप इतना सब कर सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर बैंक से कैटेगरीज आपको देती होंगी कि अगर आपको खरीदनी है तो एयरलाइन की टिकट्स आप चाहें तो कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में या ग्रोसरीज खरीद रहे हैं या मेडिकल के प्रोडक्ट कैटेगरीज मर्चेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। आप वो कैटेगरीज आई एम श्योर वो उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरीज में ट्रांजैक्शंस करने हैं और कौन सी में नहीं करने हैं। लाइक आपने अगर एयरलाइन ही अप्रूव कर रखा है तो अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं विच इज नॉन टिकटिंग, तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ऐसे में एक तो सेफ्टी हो जाएगी हर्ष, और दूसरा आप खर्च भी शायद कम करेंगे। एब्सोल्युटली, खर्च कम करना एक्चुअली हम देखें तो ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इसकी वजह से जो इम्पल्सिव बाइंग हो रही है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में तो वो फ्रॉम अ पर्सनल फाइनेंस परस्पेक्टिव वो एक डेफिनेटली एक नेगेटिव है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग और जैसा इट इज हियर टू स्टे, आगे जाते हुए हम देखेंगे कि बढ़ेगा ही, क्योंकि जो कन्वीनियंस ऑफर होता है, जो डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं, जो कंपैरिजन ऑप्शंस मिलते हैं, तो वो सब ऑब्वियसली ऑनलाइन इज हियर टू स्टे। बिल्कुल, तो इनमें तो हम हमेशा तेजी और बढ़त देखेंगे ही, लेकिन ये प्लास्टिक मनी को जितना आसानी से इस्तेमाल आप कर सकते हैं उतने ही ज्यादा एहतियात आपको बरतने की जरूरत है, जिस पर हमने अभी चर्चा की है। तो इन तमाम गुरु मंत्रों को आप अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करें और सेफली अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। योर मनी में रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे। योर मनी में अब जुड़ते हैं हमारे दर्शकों से। आगरा से इंद्रजीत असीजा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार इंद्रजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनको फिर से हम कॉल करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं इंद्रजीत जी? जी मैं मेरे मोबाइल में थोड़ी बैटरी लो है, तो कैन आई कॉल यू फ्रॉम माय लैंडलाइन? आपको हम फिर से कोशिश करेंगे कॉल करने की। चलिए इनका सवाल तब तक हम ले लेते हैं। हर्ष, इनकी उम्र 70 साल है और 2020 तक ये रिटायर होने वाले हैं, लॉयर हैं ये पेशे से। 10 लाख की एफडी है इनकी जो कि मैच्योर होने वाली है। इन टर्म्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो 5,000 कुछ रेंटल इनकम है जो कि इन्होंने अपने घर के एक हिस्से को रेंटल पर दिया हुआ है। उसके अलावा इन्होंने 5 लाख का डायरेक्ट इक्विटी में निवेश किया हुआ है, 20 लाख का इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, कुछ फंड्स में ये SIP भी करते हैं, ये भी करते हैं और इनकी धर्मपत्नी भी करती है। इन्हें रिटायरमेंट के बाद दरअसल 50,000 रुपए हर महीना चाहिए अपने घर खर्च के लिए, और उसके बाद जो पैसे इन्होंने निवेश किए हुए हैं उसी को लेकर रिटायरमेंट की प्लानिंग ये कैसे करें जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब तक की इनकी प्लानिंग आपको कैसी लगती है? हमारे साथ इंद्रजीत जी इस बीच फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी इंद्रजीत बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे बताइए, आपका सवाल हम योर मनी में ले रहे हैं और जहां तक लक्ष्यों की बात है 50,000 रुपए रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीना चाहिए, राइट? हाँ, यस, वो यस करेक्ट। ठीक है। और जो आपकी एफडी है जो मैच्योर होने वाली है उसको लेकर कोई आपने खास प्लानिंग की हुई है? आप कहाँ उसे निवेश करना चाहते हैं, कुछ सोचा है आपने उसके बारे में? हाँ, वही मैं इन्वेस्ट उसी को निवेश करने के लिए, ताकि फ्रॉम 5 to 10 years आफ्टर 5 years आई कैन
draw the maximum interest from it. I can use it as my. ठीक है, मुझे बताइए आपका हर महीने का खर्च कितना है इंद्रजीत जी? इस समय हमारा करीब 20,000 रुपए, 20। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं, इनफैक्ट आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। अब तक जो इन्होंने निवेश किया हुआ है और मेरे ख्याल से काफी मिक्स पोर्टफोलियो इन्होंने बनाने की कोशिश की है अपनी। कविता, अगर हम देखें तो ये 70 इयर्स के हैं जी। एक नॉन मेट्रो से बिलोंग करते हैं और जो इन्होंने आज की तारीख में निवेश का पूरा पोर्टफोलियो बना रखा है वो है कि फिक्स डिपॉजिट में इनके पास 20 लाख रुपए हैं और हम अगर और प्रोफेशनली भी एक्टिव हैं आज की तारीख में। सो जो इनके खर्चे हैं वो अगर हम डिपॉजिट के रिटर्न्स से देखें तो वो ही पूरे हो जाते हैं। ओके, वेल इन्होंने अपने जो रेंटल इनकम है उससे वो SIP कर रहे हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश हो रहा है। इन्होंने बैलेंस फंड में भी निवेश कर रखा है लमसम का 5 लाख रुपीज। तो एट हिज एज अगर हम देखें तो इन्होंने इक्विटी इतनी अच्छी तरह एम्ब्रेस किया है और अपनी प्लानिंग में इन्होंने इंक्लूड किया है। तो एसेट एलोकेशन के बेसिस पे हम देखें सो इक्विटी और डेट दोनों पोर्टफोलियो में है। वेल इंद्रजीत जी, आपने आज तक का जो काम किया है बहुत अच्छा किया है और आपकी उम्र में आपने जो प्लानिंग कर रखी है और जो विजन है आपका एकदम क्लैरिटी आगे जाते हुए, तो वो सारे देखते हुए मुझे लगता है कि आपसे काफी यंग लोगों को भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अगर हम बात करें आपके इन्वेस्टमेंट्स की, जो अभी 10 लाख का आपको यूज करना है, मेरा सुझाव रहेगा कि आप बैलेंस फंड में करें क्योंकि आप उसे समझते हैं और आप ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। आप ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड में कर सकते हैं क्योंकि आपने ये भी पूछा कि आपको एक दूसरे फंड हाउस में भी निवेश करना है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन रहता है जिसमें आप मंथली डिविडेंड ऑप्शन ले सकते हैं। सो जो भी गेन्स होता है वो आपको मंथली डिविडेंड के तौर पर दे दिया जाता है। तो ये आपको एक रिटायरमेंट के लिए जो रेगुलर इनकम चाहिए ये आपको मदद करेगा। प्लस आपके पास 5 इयर्स का तो मिनिमम टाइम होराइजन है। तो बैलेंस फंड आपके लिए पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट के साथ में अगर हम देखें तो अच्छा काम करेगा। चलिए, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है इंद्रजीत जी, और इसमें मंथली डिविडेंड पे आउट का ऑप्शन आप अपनाएं तो जो भी आपकी प्लानिंग है वो उस तरह से आगे बढ़ के रिटायरमेंट के लिए मेरे ख्याल से जो आपको पैसों की जरूरत होगी वो इसके जरिए पूरी हो पाएगी। योर मनी में रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहें। योर मनी में पांडुरंग खुदानपुर का सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने सवाल पूछा है, 3.5 साल में हर्ष रिटायर होने वाले हैं। इनकी वाइफ को दरअसल हाइपोथायराइड प्रॉब्लम है और ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो इनका एम्प्लॉयर का कवर है वो इनके पास नहीं रह जाएगा। तो अब किस तरह से ये अपने आप को अपने लिए इंश्योरेंस कवर ले? वेल, पहली बात तो कविता, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन में एक डेफिनेट हम जो हमेशा कहते हैं कि आप जब एम्प्लॉयर के साथ आपका कवर मिलता है तो भी आप इंडिपेंडेंट कवर लीजिए। अगर हम देखें इनकी वाइफ को आज हाइपोथायराइड है तो शायद इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो सकता है बाय द टाइम आप इंश्योरेंस खुद लेना चाहें। नेवरदलेस पांडुरंग जी, आप अपनी पॉलिसी, क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन में क्लियरली बताया है कि आप 3.5 साल बाद एक पर्टिकुलर जगह पे शिफ्ट होंगे जो एक नॉन मेट्रो है ऑफकोर्स, तो आपको ये देखना होगा कि वहां पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी का आप खरीदते हैं तो वहां पर अगर कोई कैशलेस सर्विस की आपको कोई टाई अप हो वो हॉस्पिटल्स में, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नेवरदलेस मैं आपको 4 या 5 कंपनीज के नाम बता देता हूं जिनके फीचर्स अच्छे हैं, कंपेटिटिव हैं। आपको एक चीज करना होगा कि इन कंपनीज को फोन करके आपको पूछना होगा कि इनके पास कोई टाई अप है कि नहीं। अगर जिसके पास होगा तो आप उनकी खरीद सकते हैं। आप टाटा AIG के मेडी प्राइम है, अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ है, L&T जनरल इंश्योरेंस की मेडिश्योर, आप बजाज अलियांस की हेल्थ पॉलिसी, इनमें से चूज कर लीजिए। आप फोन करके पता कर लीजिए अगर किन्हीं का जिस भी कंपनी का टाई अप है तो आप वहां पर उस तरह की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर टाई अप नहीं है तो आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पॉलिसीज के फीचर्स कंपेयर करके आप देखिए आपको किसके थ्रू ये पॉलिसी लेनी है। चलिए, तो पांडुरंग जी आपको ये सलाह दी जा रही है और साथ ही अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए तो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हर समय निकालकर आज शो पर आने के लिए और योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस या आपका कोई भी लाइफ का गोल हो जिसके जरिए आप फाइनेंशियल प्लान चाहते हो योर मनी से, तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें। ट्विटर ID @kavita_th या फिर हमारे ईमेल ID mf@moneycontrol.com पर अपने फोन नंबर और लोकेशन के साथ आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।